हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम लोग ऑलरेडी 23 पार्ट तक देख चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और इस वीडियो में पार्ट 24 देखेंगे, जहाँ पे हम लोग 346 टू 360 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑलरेडी 345 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और ये पार्ट सेकंड चल रहा है, मतलब सीरीज सेकंड चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का। ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज देख चुके हैं जहाँ पे हम लोग 1000 क्वेश्चन कवर किए, और इस सीरीज में 1500 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। ये दोनों सीरीज का यही मतलब है, ये मतलब है कि आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सको इन एमसीक्यूज के द्वारा, और लगभग मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग कवर कर लें, ताकि ज़्यादातर टॉपिक कवर किया जा सकेगा तो फिर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया जाता है, तो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, है ना। तो बिना देर किए हुए हम लोग फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 346 से। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों का एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, डोमिनेंस बाय द लीगेसीज ऑफ द पास्ट। बी, डोमिनेंस ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। सी, डोमिनेंस ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। और डी, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डोमिनेंस ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ये नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को, अदर ऑप्शंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जांपल सिंपल में हम लोग का इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, ना ही ये डेवलप्ड है, नहीं ये अंडर डेवलप्ड है। हम लोग का इंडिया डेवलपिंग कंट्री है फिलहाल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डोमिनेंस बाय द लीगेसीज ऑफ द पास्ट। तो हम लोग का जो पास्ट है उसके हिसाब से भी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर डिसाइड होता है ना। जैसा कि देखिए हम लोग का जो, जैसे हम लोग का जब कॉलोनियल पीरियड था तो वहाँ से बहुत सारे लॉ है, लॉ वगैरह है, लॉ है, रूल्स है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स हैं जो वहाँ से बोरो करके अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं, और ये हम लोग के लिए अभी हेल्पफुल भी है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, मतलब इसका फीचर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपिंग कंट्रीज में। बी ऑप्शन, डोमिनेंस ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। आप लोग देख सकते हो हमारे कंट्री में क्या है कि ऑब्वियसली स्टेट को पावर प्रोवाइड किया गया, लेकिन सेंटर ज़्यादा पावरफुल है ना। तो यहाँ पे डोमिनेंस है सेंट्रल एजेंसीज का, है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर होगा डेवलपिंग कंट्रीज का। और चौथा, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज। ऐसा तो नहीं है कि चेंज के खिलाफ है हम लोग, ऐसा तो नहीं है। कोई अगर अच्छा चेंज आता है तो उसको भी अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर होगा डेवलपिंग कंट्री का। सिर्फ ऑप्शन सी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर नहीं होगा डेवलपिंग कंट्रीज का, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया डोमिनेंस ऑफ स्पेशलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं, स्पेशलिस्ट लोग को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन में। स्पेशलिस्ट, आप लोग एक चीज़ और समझ ली, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट दो चीज़ होता है। स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे सर्विस में समझ आ जाए तो इंडियन इकोनॉमी सर्विस, है ना, ये स्पेशलिस्ट में आते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये लोग स्पेशलिस्ट में आते हैं। और जनरलिस्ट में आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सब जनरलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ आप लोग देखिएगा आईएएस आईपीएस वगैरह का डोमिनेंस एक तरह से कहा जा सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस और ये इंजीनियरिंग सर्विस कहे या चाहे इकोनॉमिक सर्विस कहा जाए, ये सब का डोमिनेंस उतना ज़्यादा नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री का ये फीचर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। शायद हम बेहतर तरीके से समझा पाए हों ये चीज़ें क्या होती है। अगर आप लोग को ना समझ में है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, शायद, क्योंकि मुझे लगता है मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ इसमें। तो अगर आप लोग को लगता है कि इसमें समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग इसको फिर से समझेंगे। अगला सवाल है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड इन इंडिया। सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए पहले। आप लोग को हम क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते चलते वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, एकदम सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो फिलहाल वेंकैया नायडू है। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। वो चेयरपर्सन राज्यसभा के क्यों होते हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए उनको वाइस प्रेसिडेंट होने के तौर पे उनको ये पावर है कि वो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो ये चेयरमैन का जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, और दोनों का पोस्ट एक आदमी के लिए है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट तो उनका पोस्ट हो गया, लेकिन जो ये जो
चेयरमैन का पोस्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन का पोस्ट, वो इनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएंगे। आप लोग समझ रहे हो ना, ये वाइस प्रेसिडेंट जो कोई भी अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन जाएंगे राज्यसभा के, है ना। तो ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब कि एक पोस्ट में आप जाते हैं तो दूसरा पोस्ट आपको खुद ब खुद मिल जाता है। ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, सी कैबिनेट सेक्रेटरी और डी होम सेक्रेटरी। तो सिविल सर्विस बोर्ड की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी। कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी जो भी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है Which one of the following departments of Ministry of Finance is responsible for the preparation of the budget of Government of India? अभी एक दो दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट पेश किया, है ना। तो आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का कौन सा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट प्रिपेयर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट ऑफ प्रिपेयर करता है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बी ए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सी ए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डी ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन है ऐसा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का जो बजट को प्रिपेयर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये बजट प्रिपेयर करता है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है पुंची कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर। पंची कमिटी जो था वो किस साल अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए 1987, बी 1997, सी 2007 और डी 2017। तो ये जो पुंजी कमीशन था ये अपॉइंट किया गया था 2007 में और ये किस चीज के लिए था? सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को लेके था। पुंची कमीशन को अपॉइंट किया गया था 2007 में। यहाँ पे कमीशन होगा, सॉरी कमिटी नहीं होगा। तो पुंची कमीशन को अपॉइंट किया गया था 2007 में और ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके अपॉइंट किया गया था। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट नहीं है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सी डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स और डी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट कौन सा नहीं ये बताना। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डिफेंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है हु इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोशल प्लानिंग इन इंडिया। भारत में सोशल प्लानिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी एम विश्वेश्वरैया और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने इनिशिएट किया था सोशल प्लानिंग को इंडिया में? इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया है। तो इन्होंने सोशल प्लानिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज नॉट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के जुरिसडिक्शन के अंदर कौन सा नहीं आता? ऑप्शन ए अफेयर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बी अफेयर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सी अफेयर्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स और डी ऑल ऑफ अबव। इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अफेयर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो अफेयर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है ये मिनिस्ट्री, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना। ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है द पॉलिसी साइंस एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस इमर्ज्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ हैरोल्ड लैसवेल्स एसे इन 1951। Which one of the following is correct title of that essay? हैरोल्ड लैसवेल ने एक एसे लिखा था 1951 में, जो 1951 में पब्लिश हुआ था, जिसके द्वारा पॉलिसी साइंस एक नया सोशल साइंस डिसिप्लिन के और प्रैक्टिस के रूप में इमर्ज हुआ था। तो ये बताने कि इस एसे का टाइटल क्या था, इस एसे का नाम क्या था। ऑप्शन ए द पॉलिसी एंड डेमोक्रेसी, बी द पॉलिसी अप्रोचेस, सी
द पॉलिसी ओरिएंटेशन और डी द पॉलिसी साइंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द पॉलिसी ओरिएंटेशन। तो हैरोल्ड लासवेल का ऐसे जो 1951 में पब्लिश हुआ था और जिसके द्वारा पॉलिसी साइंस को एक अलग सोशल साइंस डिसिप्लिन और के रूप में मान्यता मिला था, वो ऐसे का नाम था द पॉलिसी ओरिएंटेशन। अगला सवाल है, Who among the following propounded the theory of justice as major ethical framework for public administration? Theory of justice को किसने propound किया था ये बताना। ऑप्शन है ए डाइसी, बी जॉन रॉल्स, सी जॉन स्टुअर्ट और डी नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने propound किया था थ्योरी ऑफ जस्टिस को एज मेजर इथिकल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, Which of the following is not the characteristic of charismatic leadership? charismatic leader का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना, कौन सा फीचर नहीं एक तरह से कहा जाए तो ये बताना। ऑप्शन ए, दे आर सेंसिटिव टू फॉलोअर्स नीड, बी दे आर विलिंग टू टेक पर्सनल रिस्क्स टू अचीव विजन, सी दे एग्जिबिट ऑर्डिनरी बिहेवियर और डी दे हैव ए विजन। तो करिस्मेटिक लीडर का कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर क्या नहीं ये बताना। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दे आर सेंसिटिव टू फॉलोअर्स नीड। हाँ, ये तो है कि वो करिस्मेटिक लीडर अपने फॉलोअर की नीड को ध्यान में रखते हैं। बी दे आर विलिंग टू टेक पर्सनल रिस्क टू अचीव विजन। हाँ, वो लोग रिस्क भी लेते हैं, पर्सनल रिस्क अपने गोल को अचीव करने के लिए। और डी दे हैव ए विजन, उन लोग का विजन होता है तभी तो अचीव करने के लिए उसको रिस्क लेते हैं। तो ए बी सी ये तीनों फीचर है। जो फीचर नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं करिस्मेटिक लीडर का, वह दे एग्जिबिट ऑर्डिनरी बिहेवियर। दे डजंट एग्जिबिट ऑर्डिनरी बिहेवियर, दे एग्जिबिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मुगल एरा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? मुगल एरा में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए करोरी फौजदार, बी शिकदार, सी सूबेदार और डी विषयपति। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करोरी फौजदार। तो मुगल एरा में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्हें करोरी फौजदार के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगला सवाल है, Which one of the following is not an apex या independent office in the organization of the central government? निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत? ऑप्शन ए कैबिनेट सेक्रेटरिएट, बी प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी। तो कौन इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है, ये वहीं पे कैबिनेट सेक्रेटरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये तीनों पीएमओ, ये तीनों इंडिपेंडेंट ऑफिस है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, फिनांस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड, फिनांस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और कितने मेंबर होते हैं? ऑप्शन ए 2 मेंबर, बी 3 मेंबर, सी 4 मेंबर्स और डी 5 मेंबर्स। चेयरमैन के अलावा और कितने मेंबर होते हैं फिनांस कमीशन में ये बताना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 4 मेंबर्स। तो फिनांस कमीशन में चेयरमैन होता है और उसमें 4 मेंबर और होते हैं। और फिनांस कमीशन का मेंशन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280 में। जहां भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत होती है हम कोशिश करते दे दिया जाए, है ना। तो फिनांस कमीशन का मेंशन आर्टिकल 280 में, और फिनांस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, यानी टोटल 5। अगला सवाल है, Which one of the following statements pertaining to UPSC is not correct? यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए आर्टिकल 311 provides that additional functions may be entrusted to the commission. B article 321 provides that additional functions may be entrusted to the commission. C the commission is given its function under article 320 of the Indian Constitution. और D the commission serves as an advisory body. तो इसमें ये पूछ रहा है कि यूपीएससी का कौन सा फंक्शन नहीं है, मतलब यूपीएससी का कौन सा, यूपीएससी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को। यहाँ पे बोल रहा है आर्टिकल 311 प्रोवाइड्स दैट एडिशनल फंक्शंस में बी इंटरेस्टेड टू द कमीशन। वहीं बी में बोल रहा है आर्टिकल 321 प्रोवाइड्स दैट एडिशनल फंक्शंस में बी इंटरेस्टेड टू द कमीशन। अब दो ही आर्टिकल सेम चीज तो नहीं बोलेगा ना, दो ही आर्टिकल सेम बात तो नहीं बोलेगा। तो ए और बी में से एक ऑप्शन है जो गलत है ना। ये तो हम लोग श्योर है, यानी सी डी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कुछ सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। देखिए अगर जैसे हम लोग ने
इसमें पूछ रहा है कि यूपीएससी के बारे में क्या गलत है ना, क्या सही स्टेटमेंट नहीं दिया गया। तो हम लोग को पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये है, या तो ए होगा या बी होगा, यानी सी डी तो नहीं होगा। तब हम लोग को ये तो पता चला हम लोग 50% करेक्ट हो सकते हैं। अगर मान लिया तुक्का भी लगाया जाए ए या बी में किसी में भी, तो हम लोग के पास चांस रहे कि हम लोग 50% प्रोबेबिलिटी रहे कि हम लोग ये क्वेश्चन को सही कर दें, है ना। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आर्टिकल 311 में नहीं दिया गया एडिशनल फंक्शंस में भी इंटरेस्टेड टू द कमीशन, वो आर्टिकल 321 में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर का कौन सा रोल नहीं है इंडियन इकोनॉमी में? ऑप्शन ए कैपिटल फॉर्मेशन, बी कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सी जनरेशन ऑफ इनकम और डी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में रोल नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है। फिर हम बाद में इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता देंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग को भी फायदा पहुंच सके, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके जिन्हें भी ज़रूरत है। और इस क्वेश्चन का भी आप लोग करेक्ट ऑप्शन को कमेंट करके बताइएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। तो हम लोग अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।